वेलकम टू आर्क सक्सेस एकेडमी। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने कवर करा था कि जो प्लानिंग है वो एज एन मैनेजमेंट का फंक्शन कैसे वर्क करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले उस वीडियो को कवर कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के लिए जितने हमको रिसोर्सेज लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करें, एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसे एक सेटअप करें कि हम जो अपना जो प्लान किया हुआ काम है उसको अचीव कर पाएं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम करते हैं एनुमरेशन ऑफ एक्टिविटीज कि हमको उस प्लानिंग के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। हम उन सब कामों की एक लिस्ट बनाते हैं, एक तरह से उन सब कामों को फिक्स करते हैं कि हमको ये 10 तरह के काम या 20 तरह के काम हमको करने होंगे, उनको हम एक्टिविटीज की तरह यहाँ पर नोट कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि हम उन जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको पर्टिकुलर ग्रुप्स में डाल देंगे कि ये पर्टिकुलर काइंड की एक्टिविटीज इस ग्रुप का काम है, दूसरी तरह की एक्टिविटीज किसी और ग्रुप का काम है, और वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एक तरह से फंक्शंस ही बन जाते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए होते हैं। जैसे कि परचेजिंग का काम हो गया, सेलिंग का काम हो गया, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज में बेसिकली क्या होता है कि हम एक तरह की पर्टिकुलर एक्टिविटीज को एक कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं और उस कैटेगरी को फिर उसी टाइप के पर्सन्स उस कैटेगरी के काम को परफॉर्म करते हैं। जो बेसिकली एक तरह से जो ग्रुप्स बनते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई एक ग्रुप हो गया परचेजिंग का ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया मार्केटिंग का ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया एचआर का ग्रुप हो गया। तो ये सब एक्टिविटीज अलग अलग तरह की एक जगह हम क्लब कर रहे हैं कि जो परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है वो परचेज डिपार्टमेंट को चली गई, जितनी भी हमारी जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटीज थी वो ऑपरेशंस में चली गई। इस तरह से हम जो है कैटेगरीज या फिर ग्रुप्स बना सकते हैं एक्टिविटीज के, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बोला जाता है जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं उनको। इसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होती है कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन या फिर जो भी हम जो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं उस पोस्ट पे जो पर्सन होगा उसको क्या काम करना होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कि उसकी जिम्मेवारी क्या होगी। चौथी चीज, जितने भी हम उस किसी पर्सन को जिम्मेवारी देंगे, किसी पोस्ट को जिम्मेवारी देंगे, उस जिम्मेवारी के साथ साथ उस पोस्ट को अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, पावर भी देनी पड़ेगी उस काम को करने के लिए। पावर हो सकती है डिसीजंस लेने की, पावर हो सकती है किसी और पे कमांड करने की, और भी किसी तरह की पावर जो भी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी हो। तो उन सब पावर्स को उस पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर पोस्ट को देना वो आ जाता है डेलीगेटिंग अथॉरिटी। ये दोनों प्रोसेस को एक साथ हम जो डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है वहां पे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो पांचवी चीज इसमें बच जाती है वो होती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में बेसिकली रहता है कि हमको ये देखना होता है कि हमारी चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बीच में एक बैलेंस रहे। बेसिकली चेन ऑफ कमांड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक कमांड है, वो कितने पर्सन्स उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने टायर्स हैं उसकी हायरार्की के अंदर, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है चेन ऑफ कमांड। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या मैनेज करता है कि एक पर्टिकुलर सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा है, कितने पर्सन्स को मैनेज कर रहा है, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। कि एक पर्सन अगर 2 पर्सन को कंट्रोल कर रहा है तो 2 उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया या स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दोनों एक ही बातें हैं। तो ये तो बेसिक सा प्रोसेस था ऑर्गेनाइजिंग का। अब इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग में और क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग में इसके अंदर एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के वेरियस टाइप्स होंगे उसको हम करेंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि वो काफी सारे हैं और उनको इसी वीडियो में क्लब करना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। तो इसीलिए उन सभी टाइप्स को हम एक अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वो बेसिकली जो होगा वो कैसा रहेगा कि एक तरफ तो हम बात करेंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे होती हैं, या फिर मैकेनाइज्ड और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, या फिर टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं। तो ये सब पार्ट हम करेंगे जो हमारी अलग से वीडियो होगी उसके अंदर। इसके अलावा और भी हम इसकी जो टाइप्स हैं काफी सारे टाइप्स हैं, तो
उनको भी हम एक अलग वीडियो में ही कवर करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग के जो बाकी कॉन्सेप्ट बच के उनके बारे में। सबसे पहले है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस भी अगर कर लेंगे तो हमको ये दोनों पॉइंट इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम इसका डिफरेंस ही आपस में कर लेते हैं। तो ये आ गया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आइए एक एक पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि मीनिंग क्या होता है इन दोनों का। तो इसकी मीनिंग में क्या आता है कि रिटेंशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड डिसीजन विद द टॉप मैनेजमेंट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। वहीं अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, द डिसएमिनेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू वेरियस लेवल्स इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब हम अपनी अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अकाउंटेबिलिटी को जब अलग अलग लेवल्स पे बांट देते हैं तो उस चीज को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। दूसरी जो डिफरेंस आता है वो किस बेसिस पे आता है कि ये क्या इन्वॉल्व करता है। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, कि जो अथॉरिटी को है वो एक सिस्टम के तहत एक पर्सन तक कंसिस्टेंटली रखा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी होती है। जो अथॉरिटी है वो एक सिस्टम के तहत बटी हुई होती है। तीसरी चीज की हम बात करेंगे, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार का होता है। सेंट्रलाइजेशन में ये एक वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वहीं जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है वहां पर ये ओपन या एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बात करेंगे अगर डिसीजन मेकिंग की, तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि एक छोटे छोटे डिसीजन भी जो बड़ी अथॉरिटी से लेने पड़ते हैं। तो वहां पर क्या दिक्कत आती है कि हर डिसीजन के लिए जो सबऑर्डिनेट है उसको अपने सुपीरियर से पूछना पड़ता है, सुपीरियर को अपने सुपीरियर से पूछना पड़ता है। तो हर डिसीजन को सेंट्रलाइज लेना पड़ता है, जिससे सेंटर के पास बहुत सारे डिसीजन हो जाते हैं एक टाइम पे लेने के लिए। तो जो डिसीजन लेने की स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाती है। वहीं अगर बात करें जो स्पीड है डिसेंट्रलाइजेशन में कैसी रहती है, तो वो बहुत ही फास्ट रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो वो सबऑर्डिनेट अपने दिमाग से अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी ले सकता है। तो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग की पावर है बहुत ही फास्ट हो जाती है कंपेयर टू द सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। सेंट्रलाइजेशन की अपनी एडवांटेज है, डिसेंट्रलाइजेशन की अपनी एडवांटेज है। तो सेंट्रलाइजेशन की एडवांटेज ये है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप यहाँ पर फॉलो होती है, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छे लेवल का मेंटेन होता है, क्योंकि हर डिसीजन जो पूछ के लिया जाएगा, तो ये आपस में जो एक दूसरे को सब उस चीज का पता होगा, कि आपके सुपीरियर को अच्छे से पता होगा कि आपने क्या काम किया है, क्या डिसीजन लिया है। और लीडरशिप भी इसी तरह से अच्छी मेंटेन होगी कि जो अथॉरिटी है वो सेंटर में लाई करेगी, तो जो लीडर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बनेगा कंपेयर टू द डिसेंट्रलाइज्ड पावर। वही डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फायदे हैं कि यहाँ पर बर्डन शेयर हो जाता है। बर्डन किस चीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो बर्डन है वो आपस में शेयर हो जाता है, कि एक ही व्यक्ति की सारी जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेदारियों को यहाँ पर बांट दिया गया है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है कि जो डिसीजन मेकर होता है वो कौन होता है। जैसा कि क्लियर है, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकर होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में हर सबऑर्डिनेट अपने अपने लेवल पर एक अपने आप में डिसीजन मेकर होता है। सूटेबिलिटी कैसे है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका साइज इस प्रकार का होता है कि वो इजीली मेंटेन हो सकता है बंच ऑफ पीपल से, या फिर ऐसे पीपल से जो टॉप मैनेजमेंट में है, अगर उनको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सेंट्रलाइज्ड हो सकती है। वहीं जो एक बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सारी पावर्स को, सारी अथॉरिटीज को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी थोड़े से पर्सन को देना एक गुड साइन नहीं है। तो वहां पर हमको जो पावर्स है उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, कहां पर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये बात हो गई सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक था, वो था कि चेन ऑफ कमांड क्या रहती है। चेन ऑफ कमांड में बेसिकली दो ही चीजें चलती हैं, कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए और स्केलर प्रिंसिपल होना चाहिए, कि जो भी कमांड है वो एक टायर से दूसरे टायर पर अकॉर्डिंग टू स्केल्स फ्लो करनी चाहिए। वैसे ही हमारी जो चेन ऑफ कमांड है वो होनी चाहिए, वो फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने की होती है कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल जरूर होना चाहिए, कि कोई भी एक पर्सन का सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पर्सन के ऊपर काफी सारे सुपीरियर्स हम लगा दें, जिससे कि वो पर्सन ही कंफ्यूज हो जाए कि उसको किससे कमांड लेनी है और किससे नहीं लेनी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या रहता है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या है।
स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है, ये देखने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस फॉर्म का होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इन विच इट हैज बीन एक्सपेंडेड, कि किस डायरेक्शन में फैला हुआ बिजनेस होगा। इस चीज को देखने के लिए हमारा स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसमें क्या होता है कि टॉल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं या एक नैरो ऑर्गेनाइजेशन होती है। इन दोनों का डिफरेंस हम आगे जो दूसरी वीडियो होगी उसमें अच्छे से कर लेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे होगी। इनका मीनिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? टॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब कि एक पर्सन थोड़े पर्सन को कंट्रोल करेगा, वहीं थोड़े पर्सन के अंडर फिर और थोड़े पर्सन आ जाएंगे, उन थोड़े पर्सन के अंदर और थोड़े पर्सन आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते जो टायर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो टायर्स का नंबर बढ़ जाएगा। जैसे एक टायर पे एक पर्सन हो गया, फिर दूसरे टायर पे 3 पर्सन हो गए, फिर उनके नीचे 3 पर्सन हो गए, फिर उनके नीचे 3 पर्सन हो गए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही टॉल स्ट्रक्चर बनता है, लंबा स्ट्रक्चर बनता है। तो और दूसरा तरीका क्या होता है, नैरो ऑर्गेनाइजेशन। नैरो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक पर्सन के अंदर ज्यादा लोग होते हैं, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल या वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है इसके अंदर। तो एक पर्सन काफी सारे पर्सन को क्योंकि सुपरवाइज करता है, तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो एक वाइड किस्म का बनता है, कि एक पर्सन के अंदर बहुत सारे पर्सन आ गए, उसमें भी हर एक पर्सन के नीचे काफी सारे पर्सन आ गए। तो जो टायर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कम रहते हैं इसके अंदर, और एक एक टायर पर कितने लोग हैं वो नंबर काफी ज्यादा रहता है। अब ये चीज डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करना जरूरी होता है। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं चॉइस कि हमारे को कौन सा स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लेना चाहिए, उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसीज कितनी है। अगर हमारे मैनेजर्स इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को एंटरटेन कर सकते हैं, उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक वाइड स्पैन को प्रमोट करना चाहिए, एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। वहीं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमको ये पता है कि एक पर्सन इतने ज्यादा पर्सन को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा, तो वहां पर हमको क्या करना चाहिए कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर प्रमोट करना चाहिए, जो कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वहां पर। दूसरी बात आती है कि नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग भी आपको देखना होगा कि अगर वहां पर आपको टॉल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंस टू मैनेजर्स, अगर मैनेजर्स के पास असिस्टेंस अवेलेबल है तो वहां पर आप उनको एक ज्यादा बड़ा स्पेन दे सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, एक वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल दे सकते हैं। वहीं जो कॉम्पिटेंसीज ऑफ सबऑर्डिनेट है वो भी इस चीज में उतना ही इफेक्ट करेंगी कि अगर सबऑर्डिनेट्स जो टैलेंटेड हैं तो वो अपने आप में खुद को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, तो वहां पर उतना ज्यादा उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे जो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है वो वाइड हो सकता है। इसी तरह से पॉलिसीज कैसी हैं, प्लान्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमको कितने चाहिए, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर हमको कैसा रखना है, सिस्टम ऑफ कंट्रोल कितना अच्छा है हमारे पास, या फिर हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कितने हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए ही हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमको एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इसके बाद स्पेन ऑफ कंट्रोल के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वी.ए. ग्रेशनस की थ्योरी आती है स्पेन ऑफ कंट्रोल की, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट की। इस थ्योरी के अंदर वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन, एक जो सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कितने टाइप के रिलेशंस में होता है। तो इनकी जब हम बात करते हैं तो वो आते हैं डायरेक्ट रिलेशंस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सुपीरियर होगा, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जहाँ पे एक्स जो है वो सुपीरियर है और ए बी सी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो इस एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस किस टाइप के रिलेशनशिप्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन की वो बात करते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन, कि एक्स का ए के साथ, एक्स का बी के साथ और एक्स का सी के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है, वो रिलेशन जो सुपीरियर है उसको मैनेज करना होगा। दूसरे आते हैं डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन। डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन क्या बात करता है, बेसिकली जो सुपीरियर का सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन है, जब कोई दूसरा सबऑर्डिनेट वहां पर प्रेजेंट हो, उसका कैसा नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, उसको वो कैसे कमांड कर रहा है जब दूसरा पर्सन है। इस चीज को यहाँ पर इजीली इस चीज से समझिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे बात करता है जब वो अकेले में होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे बात करता है जब वो किसी और पर्सन के साथ होता है। ये दोनों चीजों में डिफरेंस है यहाँ पर। तो इस टाइप से कितने रिलेशन बनते हैं इनके अंदर, कि एक्स का रिलेशन ए के साथ जब बी प्रेजेंट हो,
x का रिलेशन a के साथ जब c प्रेजेंट हो, या फिर x का रिलेशन a के साथ जब b और c दोनों प्रेजेंट हो। ये तीन तरह के रिलेशन हो गए एक पर्सन से। ऐसे ही b के साथ x का रिलेशन b के साथ जब c प्रेजेंट हो, x का रिलेशन b के साथ जब a प्रेजेंट हो, x का रिलेशन b के साथ जब a और c दोनों प्रेजेंट हो। ऐसे करते हुए तीन लोगों के साथ हमारे पास कितने रिलेशन आ गए? यहाँ पर 9 तरह के रिलेशन आ गए, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशंस। तीसरे टाइप के रिलेशन कौन से होते हैं? क्रॉस रिलेशनशिप। क्रॉस रिलेशनशिप बेसिकली बात करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका भी आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जो सुपीरियर होता है उसको उस रिलेशन को भी कंसीडर करते हुए चलना होता है कि जो ए पर्सन है और बी पर्सन है, तो ए पर्सन बी के बारे में क्या थिंकिंग रखता है और बी पर्सन ए के बारे में क्या थिंकिंग रखता है। तो ये दोनों पर्सन की एक दूसरे के लिए थिंकिंग अलग अलग हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी को अच्छा मानता हो तो बी भी ए को अच्छा ही मानता हो। तो यहाँ पर इस चीज को कंसीडर करते हुए चलते हैं, जो सुपीरियर है उसको ये चीज भी देखते हुए चलना पड़ता है। तो इन जो रिलेशनशिप को हम बोलते हैं क्रॉस रिलेशनशिप, जो एम्प्लॉइज का आपस में एक दूसरे के साथ होता है। अब जो एग्जाम्पल है हमारे पास उसमें कितने क्रॉस रिलेशनशिप बनेंगे? 6 क्रॉस रिलेशन बनेंगे। ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, सी का ए के साथ और ए का सी के साथ। अब जब हम इन सब रिलेशंस का टोटल करते हैं 3 पर्सन के लिए, तो हमारे पास कितने रिलेशन हो गए? हमारे पास हो गए 18 रिलेशंस। अब ऐसे कर अगर हम एक एक का हम फाइंड आउट करने लगे तो काफी ही हमको मुश्किल पड़ेगा ये कैलकुलेशन करना ये सारे। तो इस कैलकुलेशन वर्क से बचने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जहां पर हम डायरेक्टली नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल उसी एक फॉर्मूले से। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है जहां पर वो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं वो किसके बराबर होंगे? n टाइम्स 2 की पावर n-1 प्लस n-1। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर हम n से रिप्लेस कर दें तो वो हमको क्या दे देंगे कि नंबर ऑफ रिलेशनशिप अमंग द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय की अगर 6 सबऑर्डिनेट्स हैं तो उसको कितने रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होंगे? यहाँ पर हम सीधा जो वैल्यूज को अगर पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 222 रिलेशनशिप्स। अकॉर्डिंग टू ग्रेशियस कि अगर कोई पर्सन अपने नीचे अगर 6 पर्सन्स को कंट्रोल कर रहा है, उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल 6 है, तो ही और शी हैज टू मेंटेन 222 काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। इसके अलावा ग्रेशियस ने हमको एक आइडियल रेशियो भी दिया है अलग अलग मैनेजमेंट के लिए। जो टॉप मैनेजमेंट के लिए उन्होंने दिया है 1:6 मैक्सिमम, कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनको अपने नीचे मैक्स टू मैक्स 6 पर्सन्स को ही उनको सुपरवाइज करना चाहिए। वेयर एज जो लोअर मैनेजमेंट होता है वहां पर एक पर्सन 20 पर्सन तक को सुपरवाइज कर सकता है इजीली। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल के साथ ही हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग के टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमारा जो एक टॉपिक इसमें इस वीडियो में रह जाता है वो होता है वेरियस स्ट्रक्चर्स जो हैं उससे रिलेटेड, कि जो हमारे पास वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कौन कौन से होते हैं, उसको हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट रहता है वो कौन सा रहता है? वो रहता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग बेसिकली क्या है? स्टाफिंग उन सब एक्टिविटीज का एक समेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मेंटेन करती है। स्टाफिंग के बारे में हम डिटेल में कहाँ कवर करेंगे? जो हमारी जो HRM की यूनिट्स होगी उसके अंदर कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं स्टाफिंग का कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो बेसिक सी बात करते हैं। सबसे पहले उसमें आता है कि हमको ये प्लान करना होता है कि हमको कितनी मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर हम जॉब का एनालिसिस करते हैं कि जो पर्टिकुलर एक पर्सन है उसको क्या क्या अपनी जॉब पे रहते हुए क्या क्या काम करने हैं। इसके अलावा हमको जो रिक्रूटमेंट करना पड़ता है उन प्लेसेस पे लोगों को, जो भी प्लेस वैकेंट हो रही हैं, जो रिक्रूटमेंट में जितना भी पूल ऑफ एप्लीकेंट्स आता है उनमें से हमको सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना होता है। जो उनको सिलेक्ट करने के बाद उनको प्लेस करवाना होता है, उनका ओरिएंटेशन करवाना होता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते रहना होता है। उनकी रेम्युनरेशन की भी जो सारे फॉर्मेलिटीज हैं उनको भी मेंटेन करके रखना होता है। ये देखना होता है कि सबको सही से रेम्युनरेशन के जो वर्क का मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली अप्रेज करते रहना पड़ता है कि हाँ, हर एम्प्लॉय अपने जो काम अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो सही से परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो टाइम टू टाइम उनको प्रमोट करते रहना होता है ताकि वो मोटिवेटेड रहें। और एट लास्ट अगर जो कोई एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो उसका जो सेपरेशन प्रोसीजर है उसको भी अच्छे से एग्जीक्यूट करने का काम स्टाफिंग जो फंक्शन होता है उसी के अंदर आता है, HRM एक्टिविटीज के अंदर। इसके अलावा जो फोर्थ फंक्शन हमारे पास होता है वो होता है डायरेक्टिंग का, कि हमने जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनको गैदर कर लिया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर भी वेल डिफाइन हो गया, हमने उन स्ट्रक्चर पे जितने हमको एम्प्लॉयज चाहिए थे उनको अपॉइंट भी कर लिया। उसके बाद जो एक्चुअल काम करवाने का जो काम होता है वो हम करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। इसमें बेसिकली क्या काम रहते हैं कि जो सुपीरियर्स हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से सुपरवाइज करना होता है, अच्छे से उनको एक लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको परफॉर्म करना होता है, उनको जो टास्क हैं, जो भी टारगेट्स हैं, जो भी प्लानिंग में जितना भी वर्क हुआ है उस चीज को कम्युनिकेट करना होता है अपने सबऑर्डिनेट को। ऐसे करते हुए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको एस्टेब्लिश करना होता है। इसके साथ साथ उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, फीडबैक भी उनसे लेना जरूरी है। कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब फीडबैक भी हो, और जब एक कम्युनिकेशन अच्छे से होगा तो वो आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे वेरियस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ। जैसे सेल्स को जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही क्वांटिटी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन को जितनी रॉ मटेरियल्स चाहिए उतना प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उनको दे, और इन सब एक्टिविटीज के लिए जितना भी पैसा लगने वाला है उतना पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट अरेंज करके रखे। तो ये सब चीजें जब आपस में स्मूथली रन करने लग जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑर्डिनेटेड है। इनके अलावा हमको रेगुलरली जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेटेड भी करते रहना होता है। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि जो काम एक्चुअली में जब होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर, तब उस काम को करने के लिए जितनी भी जो एक्टिविटीज मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं उन सब एक्टिविटीज को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट फंक्शन या लास्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो बच जाती है वो कौन सी होती है, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या रहता है, हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल में हो रहा है, कि हमने जो सोचा और जो एक्चुअल ग्राउंड पे काम हुआ उन दोनों में क्या फर्क है। इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग करते हैं तो उसके अंदर ये और भी क्लियर हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या कहता है कि सबसे पहले हमको जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको फिक्स करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी प्लानिंग ही है वही एक फाउंडेशन स्टोन का काम करती है कंट्रोलिंग के लिए, कि जो हम प्लान करते हैं वही हमारे एक तरह के स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं कि हमको इतना काम करना है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमको जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं उसको मेजर करना पड़ता है, कि जितने भी हमने डायरेक्टिंग के जो वर्क्स हैं उसको करने के बाद जो एक्चुअल आउटकम ऑफ एक्टिविटीज निकल रहा है वो कितना आ रहा है, उसको जब हम मेजर करते हैं वो हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है कंट्रोलिंग का, कि मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब इन दोनों को ही जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए और जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की उनको जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है कंट्रोलिंग का, जहां पर हम कंपैरिजन का काम करते हैं। अब कंपैरिजन करने के बाद हमको कुछ ना कुछ एरर्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ कमियां मिलती हैं। तो अगर हमको कोई कमी मिलती है तो हमको अपना नेक्स्ट स्टेप करना होता है करेक्टिव एक्शंस का, कि हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है। तो अगर जो भी गड़बड़ हो रही है उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि वो गड़बड़ रिजॉल्व हो सके, वो जो कमी आ रही है उसको हटाया जा सके। और लास्ट में हमको ये जो पूरी कंट्रोलिंग है उसके प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ता है रेगुलरली, कि ऐसा नहीं है कि ये एक वन टाइम एक्टिविटी है, ये रेगुलर चलने वाली एक्टिविटी है जहां पर हमको लगातार ही जो कंट्रोलिंग है वो करते रहना पड़ता है ताकि जो क्वालिटी है वो एश्योर्ड हो सके और जितनी भी हमारी जो डिजायर्ड हमारा जो रिजल्ट था वो हमको मिल सके। इसके बाद जो दूसरी चीज हमारी जो कंट्रोलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रहती है वो होती है टाइप्स ऑफ कंट्रोल, कि कितने टाइप का कंट्रोल है। ये दो बेसिक जिसके पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं कि एक तो एलिमेंट्स के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से वही कितने बड़े लेवल पे अगर जो फैली है कंट्रोलिंग कर रहे हैं उस चीज से रिलेटेड है, कि अगर हम बहुत बड़े लेवल पे अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग हो गई, और अगर हम बिल्कुल अपने जो ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशनल कंट्रोल हो गया। जो दूसरा बेसिक टाइप रहता है, जो दूसरा पैरामीटर रहता है कंट्रोलिंग का, वो क्या रहता है, बेस्ड ऑन द अकरेंस,
कि वो कब हो रही है, हम कंट्रोलिंग किस टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज की बात करता है। इनको काफी जगह पर मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कौन से होते हैं? एक तो होता है इनमें फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ होने से पहले उसको कंट्रोल कर लेना। फ्यूचर में कुछ चीज होने वाली है, वो होने से पहले ही हमने कंट्रोल कर ली, तो वो हमारा हो गया फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, जो बिफोर हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट होती है। दूसरा होता है कॉन्करेंट कंट्रोल, जो ड्यूरिंग किसी काम के चलते चलते हम जब भी कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है और उसमें उसी टाइम कोई फॉल्ट आ गया, हमने तुरंत उस चीज को वहां से रिमूव कर दिया और फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा, तो वो हो गया हमारा कंकरेंट कंट्रोल। इसी तरह से इसी एग्जांपल में अगर हम जो फीड फॉरवर्ड है उसको अगर लेते हुए चले, तो वो क्या होगा? तो जो सर्विस करवाते हैं वो हम इसीलिए करवाते हैं मशीन्स की, वो एक तरह का फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आ जाए, कि ये मशीन चलते चलते कोई दिक्कत ना देने लग जाए, उसके लिए हम पहले ही उसकी सर्विस करवा लेते हैं। वो हो जाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। और लास्ट जो हमारे पास होता है, वो बचता है, वो होता है फीडबैक कंट्रोल, कि कोई इवेंट होने के बाद उसको कंट्रोल किया जाए। मान लीजिए कोई मशीन जो है वो चलते चलते बंद हो गई, अब बंद हो ही गई, उसके बाद जो हम उस पर कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जो उसकी रिपेयरिंग करेंगे, वो हो गया हमारा फीडबैक कंट्रोल। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंट्रोलिंग के अंदर, वो रहता है कि कंट्रोलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जितनी भी कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं उनको दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जो काफी पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, और दूसरी है मॉडर्न टेक्निक्स, जो रिसेंट टाइम्स के अंदर डेवलप हुई हैं इन द फील्ड ऑफ कंट्रोलिंग। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उनकी। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है? इसमें आता है जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो आता है कि हम अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ये देखते हैं कि कहां पर क्या कमी है, कहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हो रही है। जब ये अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ये जो कंट्रोलिंग की एक्टिविटी है उसको कंडक्ट करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर। दूसरी चीज हमारे पास आती है स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा बेसिकली बात करता है जितने भी हमारे जो फैक्ट्स और फिगर्स होती हैं, उनकी हेल्प से हम कैसे कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे जो पहले प्रोडक्शन कितनी हो रही थी और अब कितनी हो रही है, इस बेसिस पे हम अपनी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकते हैं। या फिर इस तरह के काफी सारे जो हमारे डेटाज हैं, जब हम डेटाज की हेल्प से जो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली वही सब किस में आता है? स्टैटिस्टिकल डेटा में। तीसरी चीज आती है स्पेशल रिपोर्ट एंड एनालिसिस, कि काफी टाइम ऐसा होता है कि कुछ इवेंट्स के लिए, कुछ चीजों के लिए हम एक अलग से कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाती हैं? स्पेशल रिपोर्ट्स या एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं, जहां पर पर्टिकुलर एक एक्टिविटी की ही हम बात कर रहे होते हैं कि इसमें ये कमी रही, ये सही रहा। उसका जब डीप एनालिसिस किया जाता है, उस चीज को हम स्पेशल रिपोर्ट बोल देते हैं। इसके अलावा होती है ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट बेसिकली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब से रिलेटेड वो काम करती है, कि मतलब जो प्रोडक्शन वो कितनी हो पा रही है, जो ट्रेडिंग है वहां पर कितना क्या काम हो रहा है, इस तरह की जो सारी बातें होती हैं वो किस में आ जाती है? ऑपरेशनल ऑडिट में आ जाती है। इसके अलावा आती है कंट्रोल ओवर कॉस्टिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उतना उसका जितना भी पार्ट होता है वो सारा इस कैटेगरी के अंदर आता है, इस कैटेगरी ऑफ टेक्निक के अंदर आता है कंट्रोलिंग की। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस हमको वो पॉइंट देता है जहां तक जो नॉर्मल कॉस्ट है वो किसी भी फर्म की कवर हो रही है, कि जिस पॉइंट पर कोई फर्म शॉर्ट रन के अंदर रन करते हुए अपनी ऑपरेशन कॉस्ट्स को कवर कर सकती है। इसके अलावा लास्ट टेक्निक जो इसके अंदर बचती है ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर, वो होती है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। यहाँ पर हम जो कोई भी इवेंट या एक्टिविटी करने से पहले उसके लिए एक फाइनेंशियल बजट बनाते हैं और ये देखते हैं कि जो वो एक्टिविटी है वो उसी बजट के अंदर अंदर उसी फाइनेंस के साथ ही परफॉर्म हो जाए। इसके बाद जो हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो होते हैं मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली क्या क्या आएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या बात करती है कि हमने कितना पैसा लगाया, उसके ऊपर हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। ये बेसिक एक ऐसी टेक्निक है जो हमको मार्केट से सीधे सीधे जोड़ती है, कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर जो एक नॉर्मल किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रिटर्न मिल रहा है,
और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें जो पैसा लग रहा है उससे हमको कितना आउटकम मिल रहा है, जो दोनों के बीच में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो उस चीज से हमको पता चलता है कि हमारा जो पैसा है वो कितना सेफ है और कितना नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, कि हम जो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको कितने अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग की, कि हम अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कितने अच्छे से वेल मेंटेन कर पा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ये सब एक तरह से कंट्रोलिंग टेक्निक्स ही हैं। इनके अलावा जो पर्ट और सीपीएम है जो एक्टिविटीज की बात करता है कि जब एक सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होनी होती हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल सही से परफॉर्म हो जाएं सही टाइम रहते हुए, तो उन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं पर्ट और सीपीएम का। इसके अलावा जो एक कंट्रोल टेक्निक होती है वो होती है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर कंप्यूटर्स का यूज करते हुए, IT का यूज करते हुए हम मैनेजमेंट को एक एड प्रोवाइड करते हैं कि जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से हो जाएं। इसके अलावा बात होती है मैनेजमेंट ऑडिट की। मैनेजमेंट ऑडिट की एक लेटेस्ट टर्म है जहां पर जो ऑडिट जो पहले सिर्फ अकाउंट्स में होती थी वो अब किस फील्ड में करने लग गए हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, कि मैनेजमेंट अपनी जो एक्टिविटीज है उनको अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। बेसिकली वही चीज है जो कंट्रोलिंग है वही है, बट उसको एक प्रोफेशनल आउटलुक देते हुए उसके लिए पर्सन्स को अलग से अपॉइंट करते हुए जो सिर्फ ये देखेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो अपना काम अच्छे से कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो उस चीज को देखने के लिए जो मैनेजमेंट ऑडिट करवाई जाती हैं वो भी एक मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग है। इसके अलावा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है या 6 सिग्मा है वो भी बिल्कुल जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है कंट्रोलिंग के फील्ड में वो भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या फिर जो प्रोसेस है मैनेजमेंट को करने के लिए क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो क्या है। इसमें जो हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस पढ़े वहीं आते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है। तो यही सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद जो भी वीडियो आने वाली हैं उसमें हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो कौन सी होंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं, उन अलग अलग टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये काफी ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में ना रखते हुए उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और दूसरी चीज जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे वो होगी कि डेवलपमेंट ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, कि जो मैनेजमेंट के डिफरेंट थॉट्स हैं डिफरेंट ऑथर्स के वो कैसे कैसे डेवलप हुए हैं रिसेंट हिस्ट्री में, और किस स्कॉलर का कितना कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर उन कलीग्स के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट की मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, या फिर HRM सब्जेक्ट्स के, या फिर कोई भी पर्सन जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ रहा हो उसके लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।